जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, एक बार फिर से अभी चर्चा सावरकर को लेकर के, क्योंकि अभी सावरकर चर्चा में है तो हमें भी लगा कि दस्तावेजों की जानकारी द फ्रीडम के व्यूअर्स को भी उपलब्ध कराया जाए। दस्तावेज क्या कहते हैं? द फ्रीडम पर हमने हमेशा कोशिश की है शुरू से आज तक कि जो दस्तावेज कहते हैं वो बातें आपके सामने रखी जाएं और आप खुद जज करें। इसके लिए इसीलिए कई वीडियो में बहुत समय लग जाता है, कुछ वीडियो में देर भी होती है। देर होने के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि दस्तावेजों के हवाले से बातों को आपके सामने रख दी जाए और आप फैसला करें। अभी सावरकर चर्चा में है, आप सभी जानते हैं, और सावरकर के साथ ही चर्चा में है उनकी माफ़ी के लिए लिखी गई चिट्ठियाँ। अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। शुरुआत ही गलत तरीके से हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि गांधी के कहने पर सावरकर ने माफ़ी की चिट्ठी लिखी थी। सावरकर मतलब चिट्ठी नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन गांधी ने विवश किया। हमने बताया था वीडियो में कि जब से सावरकर ने माफ़ी की चिट्ठी लिखनी शुरू की है, तब गांधी की कोई न तो हैसियत थी और न भारत में वो रहते थे। सबसे आखिरी चिट्ठी के समय जरूर सावरकर के भाई ने सलाह ली थी। अब एक और मामला आया है, जब सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने यह दावा किया है कि जो माफ़ी की चिट्ठी है वह चिट्ठी सावरकर ने सिर्फ अपने लिए नहीं लिखी थी, उन्होंने तमाम कैदियों बंदियों के लिए चिट्ठी लिखी थी। हम देख लेते हैं कि चिट्ठी में सावरकर ने ऐसा क्या लिखा था, और उससे आप अंदाजा लगाइए कि सावरकर ने वो चिट्ठी खुद के लिए लिखी थी या फिर सभी कैदियों के लिए, सभी क्रांतिकारियों के लिए। ये 1913 की जो चिट्ठी है, दूसरा पत्र। 1911 में पहली चिट्ठी लिख चुके थे और 1913 में ये दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है। और इस चिट्ठी का ऊपर उन्होंने पूरा ये लिखा है कि मुझे इस मामले में सजा हुई है और ये है। मैंने 1911 में भी एक याचिका भेजी थी, उस पर विचार नहीं किया गया, और वो लंबा चौड़ा वो पूरा पत्र है। चिट्ठी के अंत में वो पूरा जब कंक्लूजन आदमी लिखता है कि क्या ये हम कहना चाहते हैं, उस कंक्लूजन को हम लोग देख लेते हैं, उस सारांश को हम लोग देखते हैं। जो हूबहू जो चिट्ठी पर बात लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूं। 1913 की चिट्ठी में सावरकर लिख रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप दयालुता दिखाते हुए सजा माफी की मेरी 1911 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें और इसे भारत सरकार को फॉरवर्ड करने की अनुशंसा करें। भारतीय राजनीति के ताज़ा घटनाक्रमों और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीतियों ने संविधानवादी रास्ते को एक बार फिर से खोल दिया है। अब भारत और मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति अंधा होकर उन कांटों से भरी राहों पर नहीं चलेगा, जैसा कि 1906-07 की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था। यानी सावरकर लिख रहे हैं कि वो रास्ते से भटक गए थे, शांति के रास्ते से भटक गए थे और तरक्की के रास्ते से भटक गए थे 1906-07 में, जो कुछ भी उन्होंने किया था या वो कर रहे थे। आगे लिखते हैं सावरकर अपने पत्र में, अगर सरकार अपनी असीम भलमानस हत और दयालुता से मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। जब तक हम जेल में हैं तब तक महामहिम के सैकड़ों हजारों वफादार प्रजा के घरों में असली हर्ष और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हमें रिहा कर दिया जाता है तो लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में, जो सजा देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है, नारे लगाएंगे। इसके बाद लिखते हैं, ये तो सरकार की तारीफ हो गई। सावरकर इसी पत्र के अंतिम हिस्से में लिखते हैं, इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म परिवर्तन भारत और भारत से बाहर रह रहे उन सभी भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाएगा जो कभी मुझे अपने पथ प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार जैसा चाहे उस रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं,
क्योंकि जैसे मेरा यह रूपांतरण अंतरात्मा की पुकार है, उसी तरह से मेरा भविष्य का व्यवहार भी होगा। मुझे जेल में रखने से आपको होने वाला फायदा मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले फायदे की तुलना में कुछ भी नहीं है। जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है, और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। ये चिट्ठी लिख रहे हैं सावरकर ब्रिटिश सरकार को, जिसमें इस अंतिम हिस्से को जो अभी मैंने पढ़ा, इसमें यह भी है कि जो मुझे पथ प्रदर्शक मान करके रास्ते से भटक गए हैं, यानी क्रांति के रास्ते पर चल गए हैं, वो सभी वापस लौट आएंगे। मतलब जितने उस दौर के क्रांतिकारी थे वो सभी अपने रास्ते से भटक गए थे, पथभ्रष्ट हो चुके थे। ये चिट्ठी का अंश है जो सावरकर ने लिखी थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि रंजीत सावरकर की बातों में कितना दम है जब वो कहते हैं कि सावरकर ने सभी कैदियों के लिए चिट्ठी लिखी थी, सभी कैदियों को रिहा करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का तर्क यह है कि सावरकर ने कभी माफ़ी की बात नहीं लिखी, सिर्फ उन्होंने जो एक औपचारिक रूप से पत्र होता है उसे लिखा और उसमें कहीं भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई या ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया है। वो सिर्फ एक औपचारिक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, और अपनी चिट्ठी में सावरकर ने हमेशा बहादुरी की बात की, देशभक्ति की बात की, क्रांति की बात की, और कहा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस चिट्ठी को ठीक से एक बार, दो बार, तीन बार सुन लीजिए, उसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि क्या सही है। अंदाजा लगाना आपका काम है, निष्कर्ष निकालना आपका काम है, निर्णय करना आपका काम है। द फ्रीडम का काम है दस्तावेजों को आपके सामने रखना। क्या हुआ था, उस समय के दस्तावेज क्या कहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।